देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 18 अप्रैल को टेस्ला सीईओ एलन मस्क से बातचीत की है। इस बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर की है। इससे पहले पीएम मोदी और मस्क के बीच फरवरी में मुलाकात हुई थी। 2 महीने के भीतर ये पीएम मोदी और एलन मस्क की दूसरी बातचीत है। पीएम मोदी और एलन मस्क के बीच में ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब टैरिफ युद्ध छिड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एलन मस्क से बातचीत की और काफी मुद्दों पर चर्चा भी की है, जिसमें इस साल की शुरुआत में वॉशिंगटन डीसी में हमारी बैठक के दौरान शामिल किए गए विषय भी शामिल थे। उन्होंने आगे लिखा कि हमने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाओं पर चर्चा की है। भारत इन क्षेत्रों में अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। योग गुरु रामदेव ने अपने शरबत जिहाद वाले विवादित बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने इसमें किसी का नाम नहीं लिया। बीते हफ्ते रामदेव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। रामदेव वायरल वीडियो में कहते दिख रहे थे कि जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है, वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। अब उन्होंने अपने इस बयान पर सफाई देते हुए कहा कि हमने किसी का नाम नहीं बोला। अब रूह अफ़ज़ा वालों ने शरबत जिहाद को अपने सिर ले लिया। इसका मतलब ये है कि ये जिहाद वही कर रहे होंगे। रामदेव ने ये भी कहा कि अगर हमदर्द और हिमालय की निष्ठा 100% इस्लाम में है और वो इसके लिए मदरसे और मस्जिद बनाते हैं तो उन्हें खुश होना चाहिए, लेकिन सनातनियों को समझना चाहिए कि किससे सनातन का गौरव बढ़ रहा है और किससे इस्लाम का गौरव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब इसे लेकर किसी के पेट में दर्द होता है तो होने दो, जो शरबत जिहाद है वो ही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को पत्र लिखकर कर्नाटक में रोहित वेमुला एक्ट को लागू करने की मांग की है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि हाल ही में संसद में मेरी मुलाकात दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय के छात्रों और शिक्षकों से हुई थी। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें किस तरह कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति के आधार पर भेदभाव झेलना पड़ता है। रायबरेली से कांग्रेस सांसद ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिखाया था कि शिक्षा ही वो साधन है जिससे वंचित भी सशक्त बनकर जाति भेद को तोड़ सकते हैं, लेकिन ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि दशकों बाद भी लाखों छात्र हमारी शिक्षा व्यवस्था में जातिगत भेदभाव का सामना कर रहे हैं। इसी भेदभाव ने रोहित वेमुला, पायल तड़वी और दर्शन सोलंकी जैसे होनहार छात्रों की जान ली है। झारखंड भाजपा के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बड़ी मांग की है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जिन आदिवासियों ने दूसरा धर्म अपना लिया है उन सभी से आरक्षण को वापस ले लिया जाए। इसके साथ ही चंपई सोरेन ने ये भी मांग की है कि 2 आदिवासी महिलाएं अपने समुदाय से बाहर शादी कर रही हैं, उनसे भी आरक्षण की सुविधा वापस ले लेनी चाहिए। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन गुरुवार को बोकारो जिले के बालीडीह जाहिरगढ़ में सरहुल मिलन समारोह में पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने आरक्षण की सुविधा को लेकर ये टिप्पणी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चंपई ने दूसरा धर्म अपनाने वाले आदिवासियों और आदिवासी समुदाय से अलग शादी करने वाले आदिवासी महिलाओं को आरक्षण दिए जाने का विरोध किया। इस दौरान चंपई ने संथाल परगना के मौजूदा हालात पर भी चिंता व्यक्त की। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने चौकसी की 2,500 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियों को बेचने की अनुमति दी है। इन संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि को प्रभावित बैंकों के नाम पर एफडी के रूप में रखा जाएगा, ताकि पीड़ितों को उनकी राशि वापस की जा सके। अब तक गीतांजलि जेम्स लिमिटेड से जुड़ी संपत्तियों की बिक्री से 125 करोड़ रुपए की राशि पीड़ितों को लौटाई जा चुकी है। इन संपत्तियों में मुंबई के सांता क्रूज स्थित 6 फ्लैट, 2 फैक्ट्रियां और गोदाम शामिल है। ईडी ने 2018 में चौकसी और उनके समूह की 41 संपत्तियों को 1200 करोड़ रुपए की राशि के साथ जब्त किया था। दिल्ली के खयाला इलाके में स्थित विष्णु गार्डन की गली नंबर 5 में शुक्रवार को तनाव का माहौल देखने को मिला। दरअसल इलाके में नॉनवेज दुकानों और ढाबों को लेकर उपजे विवाद के बाद ऐसी अधिकांश दुकानें और ढाबे बंद कर दिए गए हैं। स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने इस बात पर आशंका व्यक्त की है कि प्रशासन कभी भी कार्यवाही के लिए पहुंच सकता है। दरअसल दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को निर्देश दिया था कि शहर में चलाए जा रहे अवैध ढाबों को ध्वस्त कर दिया जाए और उनके पानी और बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएं।
राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र के विधायक सिरसा शुक्रवार की सुबह विष्णु गार्डन इलाके में पहुंचे थे। सिरसा ने आरोप लगाया कि गली नंबर 5 में अचानक दर्जनों नॉनवेज दुकानें खुल गई हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन दुकानों का मकसद दूसरे समुदाय के लोगों को डराकर उनके घर बेचने के लिए मजबूर करना है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी बार बार लॉन्च करने का प्रयास करती रहती है और जनता के पास ले जाती है, लेकिन विफल हो जाती है। आज मैं नेशनल हेराल्ड की बात करने आया हूँ। नेशनल हेराल्ड केस के नाम से कांग्रेस में सेंसेशन होता है, क्योंकि घबराहट छटपटाहट में जो पकड़े गए हैं। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि घोटाले कई हुए, पर नेशनल हेराल्ड का मॉडल किसी के गले नहीं उतर रहा है। मात्र 50 लाख देकर 2000 करोड़ की संपत्ति यंग इंडिया की हो जाती है। क्या राजनीतिक दल लोन दे सकता है? सवाल ये है कि अखबार कागज पर छपता है, लेकिन कुछ कागजी अखबार इसकी तरह होते हैं जो ना छपते हैं, ना बिकते हैं और ना बंटते हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। ममता बनर्जी की सरकार ने हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट दाखिल की है, उसमें कहा गया है कि उपद्रवियों ने जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट किया था। बंगाल सरकार की रिपोर्ट में डेट वाइज हिंसा के बारे में बताया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 8 अप्रैल को जंगीपुर में करीब 8 से 10,000 की संख्या में भीड़ जुटी और उस दिन हिंसा में पुलिस की जान लेने की कोशिश की गई। पुलिस अधिकारी ने उनकी लोडेड पिस्तौल छीनी गई। 11 अप्रैल को रघुनाथगंज और शमशेरगंज में 5-5 हजार लोग जुटे और जमकर उपद्रव मचाया और 12 अप्रैल को उपद्रवियों ने हिंदुओं के घरों को टारगेट किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के न्यायपालिका पर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि भारत के संविधान अनुच्छेद 142 और 145 कई बार परिभाषित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इनमें किसी भी बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों को राज्यपाल द्वारा विचारार्थ करने के बारे में समय सीमा तय कर दी थी। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति ने कहा था कि संविधान के तहत आपके पास एकमात्र अधिकार अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना है। जिन जजों ने राष्ट्रपति को आदेश दिया कि यही अब देश का कानून होगा, वे संविधान की ताकत को भूल चुके हैं। अगर अनुच्छेद 145(3) के तहत किसी चीज को संरक्षित किया गया है, तो वो अब इससे कैसे निपट सकते हैं? हमें अब इसके लिए भी संशोधन करने की जरूरत है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली है। पंजाब में सिलसिलेवार ग्रेनेड अटैक के लिए जिम्मेदार कुख्यात गैंगस्टर हैप्पी पासिया को अमेरिका में हिरासत में ले लिया गया है। वो इस वक्त आईसीई की कस्टडी में है। उसने पंजाब में 14 से ज्यादा आतंकी वारदातों को अंजाम दिलवाया है। एनआईए ने उसके सिर पर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया था। गैंगस्टर हैप्पी पासिया का नाम हाल ही में जालंधर में बीजेपी नेता मनोरंजन कलिया को निशाना बनाकर किए गए ग्रेनेड हमले में सामने आया था। पुलिस इस मामले में मुख्य आरोपी सहित सभी हमलावरों को गिरफ्तार करके बड़ा खुलासा किया था। इस मामले की जांच में सीमा पार पाकिस्तान से जुड़ी एक बड़ी साजिश का पता चला है, जिसका मास्टरमाइंड जीशान अख्तर है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.